नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, अजीब सा ये हफ्ता बीता, बहुत ही मतलब हाइपर एक्टिव। इधर पिछले 2-4 महीने से चीजें बहुत तेज चल रही हैं, क्योंकि एकदम से विपक्ष भी पूरे जिसको कहते हैं ना टॉप गियर में आ गया है। और टॉप गियर में ही नहीं आया है, एक साथ इकट्ठा भी हो गया है। मुझे कल एक अजीब सा मतलब ये जो अभी हाल में जस्टिस सूर्यकांत ने एसआईआर पे जो अपना एक इंटरिम कुछ व्यवस्था दी है, मैं उससे बहुत निराश हुआ हूं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं राहत है और बहुत बड़ी राहत है। मेरे हिसाब से बहुत ही वाहियात बात है। जस्टिस सूर्यकांत लगातार उस सुनवाई के दौरान पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए की बात करते रहे। आपका भी दखलंदाजी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रही है पॉलिटिक्स में, मेरी तो डायरेक्टली भी रही है। ये बीएलए ये पार्टी कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये उसका दायित्व है और उसको आपकी मतदाता सूची में करना है। ये बिल्कुल वाहियात बात है कि 12 पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कहां हैं, ये 1.5 लाख ये गैर वाजिब बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस सूर्यकांत ने ये करके बिना बात के एक लोगों का ध्यान भटका के कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ना करें, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर रही हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करेगा? तो फिर इनको हटा दीजिए और मोदी जी को इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना दीजिए। ये पॉलिटिकल पार्टी का अगर काम है तो फिर राहुल गांधी को बना दीजिए। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये उस दिन का जो निर्णय है, ये मेरे हिसाब से निहायती सत्यता से परे है। और इंस्टीट्यूशन को या तो वो समझ नहीं पाए या जानबूझ के वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये सारा कुछ वो रख के ये बताने की कोशिश में है कि देखिए निकम्मी है पॉलिटिकल पार्टीज। अबे भाई। आनंद जी, आपको निराशा हो रही है। मुझे निराशा तो नहीं हो रही है, लेकिन मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा है। ताज्जुब ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा का आधार 1960 का लोक प्रतिनिधित्व कानून होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी कानून नहीं है जिसके जरिए हम इस मसले के ऊपर बहस कर सकें। सारे वकीलों को उसी कानून के आधार पर अपनी दलीलें देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उसी कानून के परिप्रेक्ष्य में पूरे मसले पर विचार करना चाहिए। अच्छा, अब आप बताइए, उस कानून में ये कहां लिखा हुआ है कि जब चुनाव आयोग ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करे, यानी इलेक्टोरल मतदाता सूची का कच्चा मसविदा जारी करे, तो उसमें जगह जगह लिखा हो नॉट वेरीफाइड बाई बीएलए या बीएलओ। ये कहां लिखा हुआ है उसके अंदर? किसने अधिकार दिया है बीएलए को वेरिफिकेशन करने का? क्या कोई बीएलए के पास ऐसा कोई कानून सम्मत अधिकार है कि वो वेरिफिकेशन करेगा और उसके वेरिफिकेशन के आधार पर चुनाव आयोग तय करेगा कि भाई इस वोटर को रखना है या नहीं रखना है? एक एक बात उसी कानून से आनी चाहिए। वो कानून ही वह पक्की और पुख्ता संहिता मुहैया कराता है जिसके आधार पर हम गारंटी कर सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया संविधान सम्मत तरीके से, कानून सम्मत विधि विधान के से चल रही है और उनका किसी चीज का अतिक्रमण नहीं हो रहा है, किसी चीज का उल्लंघन नहीं हो रहा है। कहां लिखा हुआ है? अब जो ड्राफ्ट सूची जारी की है इन्होंने, उस ड्राफ्ट सूची में अनगिनत जगहों पे लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड बाय द बीएलए। अच्छा, इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को तो चुनाव आयोग से यह कहना चाहिए था कि भाई इसमें इतनी जगह नॉट वेरीफाइड बाय बीएलए क्यों लिखा हुआ है? क्या बीएलए द्वारा वेरिफिकेशन करने का काम कानून सम्मत है? क्या कानून ने उसको इजाजत दी है? और इसी तर्क के आधार पर पक्ष विपक्ष के जो वकील हैं, इसी आधार पर उनको अपना मामला पेश करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह सब नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मेरे लिए अचरज का विषय है। क्योंकि आखिरकार भाई मेरे लिए तो लोक प्रतिनिधित्व कानून ही सब कुछ है। अगर वो बदल दिया गया हो खुफिया तौर पे तो मुझे नहीं मालूम है। मुझे बताया जाए या चुनाव आयोग ने कोई नया कानून बना लिया है, ये सुप्रीम कोर्ट किसी नए कानून के, किसी और कानून के तहत पूरे मसले को देख रहा है, तो कुछ तो कम से कम होना चाहिए। भाई ये बीएलए मतदाता सूची बनाने के काम को, मतदाता निकालने के काम को सुविधापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए बीएलए जो राजनीतिक दल जो होती हैं, बूथ लेवल एजेंट जो है, उसको चुनाव आयोग को मुहैया कराते हैं।
जिस राजनीतिक दल के पास ज्यादा कार्यकर्ता होते हैं वो ज्यादा बीएलए मुहैया कराता है, जिसके पास कम होते हैं वो कम बीएलए मुहैया कराता है। बीच बीच में दलों को लगता है कि हमने कम बीएलए दिए, कहीं हम पिछड़ न जाएं, तो अपने बीएलए की संख्या बढ़ा देता है। ये एसआईआर में भी हुआ है। शुरू में सबसे ज्यादा बीएलए भाजपा के थे, इसको बाकायदा राष्ट्रीय जनता दल ने और सीपीआई एमएल वगैरह ने उसको नोट किया कि ये गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने अपने बीएलए की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ाई ताकि भाजपा के बीएलए से वो टक्कर ले सकें और हमारे उनका जो मतदाता आधार है उसमें किसी को ये ना लगे कि उनकी मदद करने के लिए पार्टी ने किसी बंदे को दिया नहीं। लेकिन इसमें वेरिफिकेशन वाला मामला कहां आ गया? मैंने तो जितने भी विशेषज्ञों से बात की है जो कानून की समझ रखते हैं, उनका मानना है कि बीएलए वेरीफाई करे ना करे इससे चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किस चीज का वेरिफिकेशन बीएलए से चाहते हैं वो? क्या बीएलए देख के बताएगा कि उसने जो प्रमाण पत्र लगाया है वो प्रमाण पत्र उचित है कि नहीं? क्या है मतलब? ये बीएलए तो पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता है, वो अगर कोई वेरिफिकेशन करेगा तो अपने राजनीतिक दल के हित को ध्यान में रख के वेरिफिकेशन करेगा। चुनाव आयोग राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध बीएलए के वेरिफिकेशन पे इतना भरोसा क्यों करे, चाहे वो भाजपा का बीएलए हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल का बीएलए हो? मतलब ये मामला बहुत ही अजीब सा है। अच्छा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के टोकरी में हम अपने लोकतंत्र के सारे अंडे न रखें, वरना क्या होगा, एक दिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देगा हम गदगद हो जाएंगे और एक दिन ऐसा फैसला देगा कि हम निराश हो जाएंगे। उसने अंतरिम ऑर्डर पहले जारी किया था, उसमें बहुत से हम सब लोग थोड़े खुश थे। अब उन्होंने कल जो ऑर्डर जारी किया है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है उसमें आधार कार्ड वाला, वो हम लोगों को खुशी प्रदान करता है। दूसरा हिस्सा है ये चुनाव आयोग, ये पार्टियों वाला। अब इसमें क्या होगा कि अगली बार जब सितंबर में चर्चा होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सभी जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, बार है बिहार की, उन सबके कानूनी नुमाइंदे वहां मौजूद होंगे। अभी केवल 3 पार्टियों के होते थे, अब वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के का दंगल बन जाएगा। उनके वकीलों का एक दूसरे के खिलाफ वकील खड़े होंगे। अच्छा, ये सब क्यों किया गया? हालांकि कांग्रेस ने तो जो अपना जयराम रमेश ने जो अपना आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की है कि इससे उन्होंने राजनीतिक दलों को जो पक्षकार बना दिया है, ये बड़ा अच्छा काम किया है। इससे जो है वो और लोकतंत्र की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। ठीक है, एक राजनीतिक दल कहीं नहीं चाहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करे, लेकिन हम लोग तो अपनी बात समझ ही सकते हैं। भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो 12 वकील होंगे पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाले, वो सारे के सारे 12 वकील अपनी अपनी पार्टियों का जो आधिकारिक रवैया है उस आधिकारिक रवैये को वहां पेश कर रहे होंगे। कुछ लोग एनडीए के रवैये को पेश कर रहे होंगे जो भाजपा और चुनाव आयोग के पक्ष में होगा। कुछ लोग उस रवैये को पेश कर रहे होंगे जो भाजपा और चुनाव आयोग के प्रति आलोचना करता है। तो इससे क्या मतलब क्या निकलेगा? ये सब ड्रामेबाजी करने की बजाय, ये सूर्यकांत वही हैं जिन्होंने उस भाजपा के उस नेता को, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोला था, जिसको सुप्रीम हाई कोर्ट ने सही उसके खिलाफ जजमेंट दिया था, उन्होंने वहां पे एसआईटी बना के उस पूरे मामले को फिजिल आउट कर दिया। ये वही है। तो अब ये भी एक उसी तरह की, मुझे पहली निगाह में देखें तो उस तरह की एक चालाकी सी भी लगती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना एक तरह का गदर बन गया सुप्रीम कोर्ट में। जी मैं अबे भाई एक चीज जरा मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से दर्शक इसमें कंफ्यूज होते हैं। 2 चीजें हैं, एक होता है बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर के लिए कोई ना कोई सरकारी ही कर्मचारी बूथ लेवल ऑफिसर हो सकता है, वो चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, वो चाहे कोई ना कोई सरकारी ही कर्मचारी हो सकता है, और सरकार की तरफ से वो अपॉइंटेड रहता है और वो एक बूथ पे एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और एक बूथ पे अमूमन 1000 वोट होते हैं। ये मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूं। जो बीएलए है वो बूथ लेवल एजेंट होता है, और वो एजेंट जब आप मतदान करने जाते हैं तो पहले उसमें ट्रेडिशनली वो एक आप एजेंट बनाते थे। मेरा अबे भाई एक और पक्ष है, जब आरजेडी के सिटिंग विधायक मोदी जी के मंच पे जा सकते हैं तो बीएलए को तो खरीदना बहुत 2 मिनट का काम है। वो थानेदारी बुला के कहेगा बीएलए को जनाब चलो, तो कौन बीएलए और कौन बीएलए नहीं। तो ये बीएलए का इस
मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टी और बीएलए हैज नो रोल टू प्ले एज फार एज इलेक्टोरल रोल इज कंसर्न। मतदाता सूची बनाने में राजनीतिक पार्टी और उसके जो बूथ लेवल एजेंट है उनका कोई रोल नहीं है। ये केवल और केवल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इसमें ये उससे भाग नहीं सकते हैं। जो भाग, मैं एक चीज और अबे भाई आपकी एक टिप्पणी और जल्दी से चाहूंगा, वो ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट आधार को अब कह रहा है कर दो। सुप्रीम कोर्ट में तो 1 महीना पहले आया था, ये जुलाई के पहले हफ्ते में, और उस समय कहा गया था कि आधार कर लो, तब इसको कहते हाँ कर लीजिएगा, पर हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, आप करना हो तो कर लीजिएगा। उस समय कर दिए होते तो इतना रायता ही नहीं फैलता। आज जो ये सारा कुछ कंफ्यूजन है उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ठीक से जिम्मेदार है। क्यों नहीं क्लैरिटी किया? और ये हमारे और आपके मतदान की बात थी, उस समय कर देते तो आज ये दिक्कत नहीं होती। अब आज कह रहे हैं नहीं नहीं, ये तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो कुछ जज हैं वो जानबूझ के इस तरह का लिवरेज करते हैं जिससे जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ताधारी सरकार है, उसका कहीं ना कहीं फायदा। मैं एक छोटी टिप्पणी आपकी इस पे चाहूंगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लगातार तिकड़म होती रहती है। अब आप देखिए, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आधार कार्ड शामिल कीजिए, तो चुनाव आयोग ने फौरन तिकड़म की। उसने कहा ठीक है, हमने शामिल कर लिया, 11 की बजाय 12 कर दिए, लेकिन ये 12वां ऐसा है कि इसको देने के बाद आपको बाकी 11 में से भी एक देना पड़ेगा। हाँ, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, वो एक ही काफी है, अगर आधार कार्ड दे दिया तो वही काफी है। अच्छा, लेकिन इतना समय तो चुनाव आयोग को मिल गया ना अपनी तिकड़म करने का, तो वो तिकड़म उन्होंने कर ली। ये बात सही है आपकी कि पहले दिन से ही कहना चाहिए था कि आधार कार्ड एक अनिवार्य प्रमाण पत्र है, जो उसी तरीके से आधार संपन्न है, मतलब उसी तरीके से प्राधिकार संपन्न है, अथॉरिटेटिव है, जिस तरीके से बाकी आपने बाकी 11 प्रमाण पत्रों को मांगते हैं। ये पहले दिन से ही स्पष्ट कर दिया जाता तो उसके बाद ही झंझट नहीं होता। पहले दिन असल में पहली बार क्या हुआ, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ मशवरे निर्देश नहीं दिए। उससे हो गया चुनाव आयोग का दिमाग खराब, बात में कहने लगा कि हम आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। भाई वो तो आप सुझाव दे रहे हैं, सुझाव तो माने ना माने, सुझाव तो कभी भी मैंडेटरी नहीं होता है। हमें अच्छा लगेगा तो हम मानेंगे, नहीं माने अच्छा लगेगा। निर्देश मैंडेटरी होता है, उसको मानना पड़ता है। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये इसी तरीके से सब हिंदुस्तान की तिकड़म, सब चीजें एक अजीब तरह की सरकार समर्थक, सरकार की तरफ झुकी हुई चालाकी पूर्ण तिकड़म हो रही है हम लोगों के इर्द गिर्द। और हमारा एक ये भी काम हो गया है कि हम उस तिकड़म को डिकोड करते रहें लगातार। जब तक एक तिकड़म डिकोड करते हैं तो दूसरी हो जाती है। जी जी, मैं अब भाई एक छोटा सा करके इसको फिर इसके दूसरे विषय पे आएंगे। मेरे हिसाब से 2 टेस्ट केस हैं बिहार में। जो बताया गया है कि 8 करोड़ 18 लाख लोग उस उम्र के हैं जिनको मतदाता के पात्रता है, जिनके पास जो मतदाता हो सकते हैं, उनकी पात्रता 8 करोड़ 18 लाख है। और जैसा भारत का एवरेज है उसके हिसाब से 99% लोग जो मतदाता की पात्रता रखते हैं, वो 99% लोग इस देश में मतदाता सूची में अभी तक आते रहे। बिहार में एसआईआर के बाद वो प्रतिशत 88% हो गया है। बिहार में 97 था, 88 हो गया। मेरे हिसाब से टेस्ट केस एक ये होगा कि ये किस 18 करोड़ 18 लाख के आप कितने होते हैं, नंबर एक तो इस पे आपकी एक छोटी टिप्पणी। दूसरा, जो बार बार बात कही जा रही है कि अकेला है एसआईआर जहां पे केवल नाम 65 लाख कटे हैं, एक भी नाम जुड़ा नहीं है, एक भी नाम जुड़ा नहीं है, मतलब कोई नया मतदाता पैदा ही नहीं हुआ इनके हिसाब से। बहुत छोटी छोटी टिप्पणी दोनों चीजों। देखिए, ये मैं दीपंकर भट्टाचार्य से बात कर रहा था तो उनके सामने भी मैंने ये सवाल रखा, तो दीपंकर ने मुझसे ये कहा कि अभी तक नाम कटने की प्रक्रिया चल रही है, अब चुनाव आयोग नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसमें बहुतेरे जो नाम कटे हैं उनके नाम भी जोड़े जाएंगे, उनमें से कुछ लोग नाम जोड़ने के लिए जो अर्जी देंगे उसके आधार पर उनके नाम भी जोड़े जाएंगे, और कुछ नए मतदाताओं के बड़े पैमाने पर नाम जोड़े जाएंगे। और तकरीबन ये महाराष्ट्र ऐसा नजारा सामने आ जाएगा जिसमें लोकसभा से राज्य विधानसभा के बीच में राहुल गांधी के मुताबिक 1 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए, और वो जो मतदाताओं ने जहां जहां वोट किया वहां भाजपा चुनाव जीती। तो ये अभी अब देखिए, अचानक आपके सामने एक आंकड़ा आएगा कि हमारे पास नाम जोड़ने के लिए इतने लाख अर्जियां रखी हुई हैं और हम बड़े पैमाने पर मतदाता की जांच कर रहे हैं। फिर अचानक आपको पता चलेगा कि इतने लाख या इतने नाम जो है वो जोड़ दिए गए, और फिर विपक्ष हक्का बक्का रह जाएगा
उसके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। साफ दिखाई देने लगेगा कि जो नाम जोड़े गए हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी जिनके प्रति सहज है, मतलब जो है वो नाम जोड़े गए हैं। तो अभी देखिए, अभी तो जिसे कहते हैं ना कि कहानी आधी भी नहीं हुई है, जी अभी जी आधे से ज्यादा कहानी बाकी है। ये हो ही नहीं सकता कि चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर नाम न जोड़े, और वो नाम ऐसे जोड़े जाएंगे जिससे समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ जनता का आंदोलन बहुत जरूरी है, जो इस वक्त विपक्ष बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहा है। हम लोग चाहें तो खुश हो सकते हैं इस पर कि विपक्ष अच्छी तरह कर रहा है, लेकिन इस पर भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब पटना में बड़ा कार्यक्रम करके ये वोट अधिकार यात्रा खत्म हो जाएगी, तब विपक्ष क्या करेगा? अगर विपक्ष ये समझता है कि केवल एक हफ्ते की 10 दिन की वोट अधिकार यात्रा करके वो लहर अपने पक्ष में बना लेगा, तो वो गलत फहमी में है। इस काम को करने के लिए जनता के मन में इस बात को स्थायी रूप से दर्ज कर देने के लिए उसे कम से कम 1 महीने से 40 दिन तक इस मुहिम को चलाना होगा। अगर वो चाहता है कि कोई शॉर्ट सर्किट करके वो अपना काम कर ले, तो वो गलत फहमी में है। फिर भारतीय जनता पार्टी बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी वापसी करेगी और वो एंटी इनकम्बेंसी को करने के बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल करेगी, जो उसने शुरू कर भी दिया है। वोट अधिकार यात्रा भी नहीं चल रही है, मोदी जी के भी भाषण भी वहां चल रहे हैं बिहार में, नीतीश कुमार के भाषण भी बिहार में चल रहे हैं। और वो लोग, नीतीश कुमार जिनका पहले स्टैंड ये था कि हम लोगों को लाभार्थी नाम की से हम लोगों को पटाने फुसलाने के, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कर पाए, लेकिन उन्होंने सब उसको छोड़ दिया। वो समझ गए एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, अब हमें जम के लोगों के सामने लाड़की बहन योजना जैसे टुकड़े फेंकने चाहिए, या लाडली बहन योजना जैसे टुकड़े फेंकने चाहिए। और वो सब पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है वहां पर। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये विपक्ष का काम है कि वो अपनी आंदोलनकारी धार को कुंद ना होने दे। अगर आंदोलन करता रहेगा विपक्ष, तो बिहार का चुनाव जीतेगा। अगर आंदोलन नहीं करेगा, तो बिहार का चुनाव वो हार जाएगा या जीतते जीतते रह जाएगा। जी, मैं लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन यह है अभय भाई कि ये जो SIR की प्रक्रिया करके इन्होंने एक तरह से सोते हुए विपक्ष को बिल्कुल नींद से ठीक से जगा दिया, और वो भागने लगा क्योंकि मोदी जी ने अपना कार्यक्रम चुनाव प्रचार 2 महीना पहले शुरू कर दिया था। और दूसरा यह है कि आज अच्छी बात एक और हुई है वोट अधिकार यात्रा से, कि मोदी जी को भी कल जीप में उतर जाना पड़ा, खुली जीप में। गर्मी बहुत थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि देश का प्रधानमंत्री खुली जीप में पसीने बहा रहा है, लेकिन शायद जल्दी मेरा पूरा विश्वास है मोदी जी भी अब टी-शर्ट में नजर आएंगे, क्योंकि शायद उनको लगता है कि तामझाम हटा के टी-शर्ट में ही कुछ मामला बन सकता है। मैं अब एक दूसरी बात पे आ जा रहा हूं। ये जो मॉनसून सत्र हुआ अभय भाई, ये ऐसा सत्र जिसमें सरकारी भाग रही थी, और किसी तरह से अगर आप कहिए तो पुलवामा वाली बात पे थोड़ा एक 16 घंटे की बहस होके कुछ बात हो गई, बाकी चीजों पे तो सरकार लगातार भागती रही। और ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि इसमें विपक्ष से ज्यादा सरकार नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, इस सेशन में एक चेंज और हुआ है कि अब खुलेआम विपक्ष वोट चोर गद्दी छोड़, तड़ी पार गो बैक, वोट चोर गद्दी छोड़ सदन के अंदर नारे लगा रहा है, जो अभी तक पिछले 10-11 साल में डर के मारे कह लीजिए, इज्जत के मारे तो नहीं, डर का वो रहता था, ज्यादा फुट लोग नहीं लगाते थे। अब तो खुलेआम वोट चोर गद्दी छोड़, तड़ी पार गो बैक, ये सब नारे लग रहे थे दोनों चीजों पे। देखिए, ये इसकी भूमिका उस वक्त बन गई थी जबकि राहुल गांधी ने तय किया और जानबूझ के तय किया कि हम लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने नहीं आएंगे। भाई और क्या, राहुल गांधी ये तो नहीं कहा उनकी तबीयत खराब थी, ना उन्होंने ये कहा कि हम बहुत दूर कहीं हम पहुंच नहीं सकते लाल किले तक। वो तो गए सुबह, नहीं सुबह कांग्रेस दफ्तर में बारिश में भीगते हुए अपना कांग्रेस दफ्तर में बारिश में कर रहे थे। तो मेरा कहना है, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं गए। उससे मैं संदेश साफ था कि भाई हम इनको प्रधानमंत्री मानते ही नहीं, तो इनका भाषण हम क्यों सुने जाकर। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम तो प्रधानमंत्री मानते ही नहीं। संदेश बिल्कुल साफ था। जो व्यक्ति वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, वो तो हमारी निगाह में भारत के गणतंत्र का वैध प्रधानमंत्री नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। इसी के बाद से ये भूमिका बन गई कि अब विपक्ष का हमला सीधा होगा, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होगी। और फिर जब काली कमीज पहनकर, काली शर्ट पहनकर राहुल गांधी आए संसदन में, तो फिर मोदी के मुंह पे नारे लगाए गए, अमित शाह के मुंह पे राज्यसभा में नारे लगाए गए,
और उसके बाद जब वो दोबारा वोट अधिकार यात्रा में पहुंचे तो लखीसराय, जो कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने, तेजस्वी ने, सबने खुलकर नारे लगवाए पब्लिक से। जब उन्होंने कहा वोट चोर कौन, तो लोग, पब्लिक चिल्लाती थी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, अब ये मामला बिल्कुल सीधा है, लड़ाई आर पार की है। विपक्ष को भी लग गया है कि भाई हमारा अस्तित्व ही खत्म कर देंगे ये ये जो SIR बना रहे हैं, SIR कर रहे हैं, तो हमारे अस्तित्व को खत्म करने के लिए की जा रही है। तो अब वो हम क्यों अब लाग लपेट रखें, हम कोई संकोच क्यों रखें? तो वो सब चीज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ये आर पार की लड़ाई है। इसीलिए विपक्ष को लगातार मैं बार बार कहता हूं, इसमें चूक हुई तो पटखनी खाई, और पटखनी खाई, इस बार पटखनी जमीन के ऊपर ही नहीं खाएंगे विपक्ष को जमीन के नीचे दबा दिया जाएगा। इसलिए उसके खिलाफ आंदोलन करना जरूरी है, ताकि बेईमानी से जो वोट बढ़ाए जाएंगे या और जो तिकड़में की जाएंगी, जनता अगर जग जाएगी तो जनता उन तिकड़मों को परास्त कर सकती है, बेईमानी से बढ़ाए गए वोटों को भी पीछे कर सकती है। जैसा कि गडकरी ने कहा कि भाई हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 3.5 लाख वोट काट दिए, जो मेरे वोट थे, मेरे भांजे का वोट काट दिया, मेरे परिवार का वोट काट दिया, सब कहा। लेकिन गडकरी जी खुद चुनाव जीत गए ना। जाहिर है कि उनका समर्थन इतना था कि 3.5 लाख वोट काटने के बावजूद भी उनको हराया नहीं जा सका है। राहुल गांधी के क्षेत्र में वायनाड में, प्रियंका गांधी के क्षेत्र में रायबरेली में, स्टालिन के क्षेत्र में, अखिलेश के क्षेत्र में, डिंपल के क्षेत्र में वोटों को बढ़ाया गया ताकि इन लोगों को हराया जा सके। लेकिन ये इतने लोकप्रिय नेता थे कि उनको फिर भी नहीं हराया जा सका। तो ये उदाहरण अभी बार बार हर जगह लागू हो सकता है, जबकि जन जागरण और जन शिक्षण वोट अधिकार के सवाल पर बहुत ऊंचे दर्जे का हो, लगातार हो, समझौता विहीन हो, आंदोलनकारी वेग से हो। जी अबे भाई, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर मैं जरा आपका पक्ष समझ लूं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक आया है, जिसको ज्वाइंट कमेटी में भेज दिया गया है। मेरे इसमें दो जरा एक क्लैरिटी मुझे कर दीजिए। एक पक्ष का कहना है कि ये इसलिए आया है कि जो विपक्ष के चीफ मिनिस्टर हैं उनको इलेक्शन के समय जेल में डाल के उनको बाहर कर दिया जाए, लेकिन तत्काल तो अभी बिहार का इलेक्शन हो रहा है जहां एनडीए की सरकार है, और अगले इलेक्शन में ममता बनर्जी, स्टैलिन और पिनारी विजयन के अगले 2026 में इलेक्शन। असम भी है, मैं असम को क्योंकि बीजेपी का इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी या स्टैलिन या पिनारी विजयन को ये छू नहीं सकते। अगर ये छुएंगे तो बीजेपी अंदर प्रचार करने नहीं जा पाएगी। ये मेरी अपनी एनालिसिस है। इसका दूसरा पक्ष जो मेरी समझ में आता है कि ये अमित शाह साहब को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो 29 से पहले बनना है, मोदी जी के रहते रहते बनना है। उसमें ये बीजेपी के ही लोगों को ये ठीक करने के लिए किया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, और अगर कहीं मन किसी दिन सपना देखने की कोशिश कर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा या गडकरी साहब, क्योंकि उनके ऊपर भी कैग का है, ये 3-4 लोगों के ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि तुम्हें हम अंदर कर देंगे, तुम्हारा मामला ही खत्म कर देंगे। मैं इस पे ये किसको टारगेट, ये कानून अगर बन गया, मैं अगर रेखांकित कर रहा हूं, ये कानून अगर बन गया तो ये पाले के दोनों तरफ मार करेगा। जब चाहेंगे इस कानून को वो विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, जब चाहेंगे तो एनडीए के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, जब चाहेंगे तो भाजपा के भी किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तो उनके पास एक, जिस तरह से पीएमएलए कानून है ना, उसी तरीके का एक ही हथियार उनके पास बन जाएगा। लेकिन मैं फैजान मुस्तफा का इसके ऊपर एक लंबी टिप्पणी पढ़ रहा था, जो काफी अच्छी टिप्पणी थी। तो उनका कहना यह था कि यह कानून बीजेपी पारित ही नहीं करा सकती है। इस कानून को भले ही संयुक्त संसदीय समिति इसको उसी रूप में पारित करके वापस भेज दे सदन में, इसके बाद जब इसके ऊपर वोट होगा तो 2/3 वोट चाहिए होगा। इसको पास करने के लिए 2/3 समर्थन चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास इस समय है नहीं, काफी वो दूर है उससे। और विपक्ष, इस कानून के खिलाफ विपक्ष की मदद इन्हें मिलेगी नहीं। यहां तक कि एनडीए के बहुत से सदस्य दल जो है वो भी हिचकेंगे मदद देने में। तो ये कानून तो पास नहीं होगा, ये अमित शाह को भी पता है, नरेंद्र मोदी को भी पता है, और हम सबको ये पता होना चाहिए कि ये कानून पास होने की व्यवहारिक स्थिति आज की तारीख में मौजूद नहीं है। इससे ये बात निकलती है कि दरअसल ये विपक्ष के खिलाफ करप्शन का नैरेटिव सेट करने के लिए ही ये कानून लाया गया है।
अच्छा, सरकार को अगर इतनी चिंता होती, जैसे अफवाह उड़ रही है कि साहब नायडू साहब सरकार गिरा देना चाहते थे इसलिए यही लाया गया, तो नायडू साहब को इंतजार थोड़ा करेंगे। अगर सरकार गिराना चाहते हैं वो तो तुरंत ही गिरा देंगे कांग्रेस के साथ मिलकर, हैं? तो वो अध्यादेश ला सकते थे, नायडू साहब उससे सहम जाते अध्यादेश से, 6 महीने तक अध्यादेश जारी रहता, 6 महीने तक तो उनकी गतिविधियां शांत रहती। लेकिन सरकार अध्यादेश भी नहीं लाई। ये इस बात का सबूत है मेरी निगाह में कि सरकार इसको सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, और वो नैरेटिव नरेंद्र मोदी ने बिहार में सेट करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी के भाषण यही केंद्रित हैं कि भाई तो जेल से फाइल साइन करते थे, अब नहीं कर पाएंगे, अब ये निकाल देंगे वगैरह, हम प्रधानमंत्री को भी ले आए। इससे बड़ा मजाक कोई हो ही नहीं सकता कि आपने प्रधानमंत्री को उसमें रखा। भाई इससे क्या ये संभावना खुलती है कि भाई एक दिन भारत का गृह मंत्री जो है वो भारत के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लेगा? क्योंकि पुलिस और जो संस्थाएं हैं वो गृह मंत्री के तहत हैं। बताइए क्या चक्कर है? आप इसको बड़ा बता, लोगों को इतना उल्लू समझ रखा है कि हम प्रधानमंत्री को भी इसके अंदर ले आए हैं। प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा भारत में? प्रधानमंत्री तो तभी सत्ता से हटेगा जैसे शेख हसीना की स्थिति हुई, तभी हट पाएगा सत्ता से। या तो वो चुनाव में हारने के बाद हटेगा, या वो शेख हसीना की शैली में हटाया जाएगा। वो कोई जो है पाकिस्तान की शैली में थोड़ा हटेगा भारत का प्रधानमंत्री। इसलिए ये सब बातें बेकार। मेरे ख्याल से इस कानून के तहत वो विपक्ष भ्रष्ट है। ये उन्होंने जब ये सेट करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी। जी। और मैं एक और चीज बता दूं, अगर पीएम मोदी जी इतने ही निष्पक्षता और बराबर लेवल प्ले, तो अपना जो इलेक्शन कमीशन से एग्जेम्पशन लिए हुए हैं उसको हटा दें और पीएम केयर फंड को कह दें कि भाई ये सबकी नॉलेज में रहना चाहिए, वो अपनी बातों को नहीं। लेकिन मैं एक अंतिम प्रश्न इसलिए कर लूं कि उस पर बहुत चर्चा नहीं हो रही है, सिग्निफिकेंट है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है, ये सबको पता है कि विपक्ष के पास वो नंबर नहीं है कि वो उसको मुकाबला कर सके। लेकिन सीपी राधाकृष्णन जो आरएसएस के पुराने वर्कर हैं उनको लाया गया। आज तक कोई मंत्री नहीं रहे हैं, सीधे वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, एमपी रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी साहब, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब विपक्ष की तरफ से हैं। मैसेजिंग एक यह है कि हम बहुत सीरियसली इसको लड़ना चाहते हैं। तो इस पूरा जो ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, ये एकेडमिक्स के लिए है या इससे कुछ संदेश भी जाएंगे कि विपक्ष एक जगह है, किसको क्या है? मैं इस पे जरा समझना चाह रहा हूँ। भाई सबसे बड़ा संदेश तो यही है, भाजपा को पूरा यकीन था कि विपक्ष बटा हुआ है और बटा हुआ रहेगा। इसलिए जब उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को चुना, उसके तुरंत बाद उन्होंने राजनाथ सिंह को और दूसरे नेताओं को, फडणवीस को जिम्मेदारी दी कि आप विपक्षी पार्टियों और विपक्षी सांसदों को फोड़िए इस तरफ। लेकिन जैसे ही सुदर्शन रेड्डी को चुना गया और इधर एसआईआर के खिलाफ अभियान चला और राहुल गांधी ने वो ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही विपक्ष की चट्टानी एकता दिखाई देने लगी। जो लोग बाहर थे वो भी अंदर आ गए दोबारा। इंडिया गठबंधन सक्रिय हो गया। भले इंडिया गठबंधन का अभी सचिवालय न बना हो और कोई प्रवक्ता न हो, लेकिन इंडिया गठबंधन मौजूद है और विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया और सब लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। एक भी ऐसा वक्त नहीं इसने कहा होगा हम इसका समर्थन नहीं करते। ये तो बड़े स्पष्ट रूप से सब निकल के सब मामला आ गया है। तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, एसआईआर, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सब ने मिलकर विपक्ष को, लोकसभा चुनाव अभी दूर है और तमाम बीच में विधानसभा चुनाव होने हैं जो विपक्ष की एकता में हमेशा गड़बड़ी पैदा करते हैं। इसके बावजूद इन राष्ट्रीय प्रश्नों के ऊपर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई बातचीत करने के लिए। एक प्रमुख विषय था, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि अगले हफ्ते भी हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि 23 के बाद 30 तारीख रहेगी मोदी जी की चीन यात्रा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। चीन यात्रा के बाद बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी कि भारत कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि भारत की तो असमंजस की स्थिति है, वो इधर जाए उधर जाए। निकल जाएगी, सकता है इसको ट्रंप अपना टैरिफ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। हाँ, तो वो तय हो जाएगा। तो शायद हम लोग ज्यादा एक अच्छी स्थिति में रहेंगे बात करने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई, थैंक यू सो मच।